ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 11th गति के नियम में आज का टॉपिक है संवेग में परिवर्तन, है ना, एवं न्यूटन का द्वितीय नियम। तो मैं क्या बता रहा था लास्ट क्लास में, इधर ध्यान देंगे, आप लोग बातें नहीं करो। देखिए, जे आपके पास एक कार्ट है, यानी कोई गाड़ी है। मैंने उस दिन बताया था कि इसका द्रव्यमान है m और ये प्रारंभिक वेग u से चल रही है। चलते 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 कुछ हुआ है कि इस गाड़ी का द्रव्यमान तो m ही रहेगा और गाड़ी का वेग बदल गया है v। ये देखिए u सदिश v सदिश, ठीक है जी। अब मैं बात करूं, गाड़ी का कुछ प्रारंभिक संवेग रहा होगा, द्रव्यमान नहीं बदला है, वेग बदला है, द्रव्यमान नहीं बदला है। मतलब ये जा रहा था फिर एकदम से ये हो गया है ना। तो द्रव्यमान नहीं बदला है, वेग बदला है। तो गाड़ी का जो प्रारंभिक संवेग है P1 बराबर mu सदिश, बोली हाँ या ना। और गाड़ी का जो अंतिम संवेग है P2 इक्वल टू mv सदिश, ठीक है जी। एक है mu सदिश और एक है mv सदिश। अब यदि मैं कहूं कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, संवेग में परिवर्तन दैट इज इक्वल टू P2 माइनस कितना P1। इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा P। क्या लिख सकता हूं? डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। संवेग में परिवर्तन हुआ है। अब जब संवेग में परिवर्तन हुआ मतलब बीच में धक्का लगा है, बोलो हाँ या ना। लगा कि नहीं लगा? धक्का कितने सेकंड का लगा है? 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, बोलो जी हाँ या ना। धक्का बीच में लगा है। तो धक्का बीच में लगने का कुछ समय है, वो समय कितना मान लिया मैंने? डेल्टा टी। धक्का बीच में लगने का कुछ समय है, क्या है वो? डेल्टा टी। अब धक्का दो तरीके का होता है, धक्का दो तरीके का होता है। जैसे ये गाड़ी आ रही है और ये मैंने गया और इस चेयर को लेके ये धक्का लगाया। कितने सेकंड का धक्का? 3 सेकंड का। कितने सेकंड का धक्का? 3 सेकंड का, बोलो हाँ। दूसरा, यहां से गाड़ी आ रही थी, मैंने ये कर दिया, क्षण मात्र का। कितने का? मतलब टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। जैसे चांटा किसी को लगता है तो क्षण मात्र में चांटे का फोर्स अप्लाई होता है कि नहीं होता? क्लियर है ना? बहुत देर के लिए नहीं होता कि आराम से आता है फिर हाथ दबाता है ऐसे करके शेप। उसको स्लो मोशन में देखोगे तो अलग फीलिंग आएगी, ठीक है ना। मगर क्षण मात्र के लिए एक्शन होता है। या ताली बजती है तो क्षण मात्र के लिए एक्शन हुआ करता है। तो दो तरीके के फोर्स आपने देखे हैं, एक जो समय लेकर के लगा है, या मैंने थोड़ी देर तक इसमें समय लगाया, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में संवेग में परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन में थोड़ा समय लगा है। उस परिवर्तन में क्या लगा है? थोड़ा समय। कितना समय लगा? डेल्टा टी। कितना समय लगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में ही बदलाव हुआ है, क्योंकि जिस समय ये शुरुआत में चल रहा होगा यहां पे संवेग कितना रहा होगा? mu। और समय खत्म होने के बाद नया संवेग आ गया होगा, क्या हो गया? mv। मतलब उस समय में इतना संवेग यहां से यहां हो गया। मतलब डेल्टा टी समय में संवेग परिवर्तन होके mu से कितना हो गया? mv। तो डेल्टा टी समय में संवेग में परिवर्तन कितना हो गया बेटा? डेल्टा p। बोलो हाँ। कितना समय लगा इसके लिए? डेल्टा टी सेकेंड। डेल्टा टी, तो अगर मैं बोलूंगा इकाई सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। आया समझ में? डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? ऊपर है संवेग में परिवर्तन, नीचे है समय का परिवर्तन। और ऊपर है संवेग का परिवर्तन, नीचे समय का परिवर्तन। समय के परिवर्तन के सापेक्ष में जब आप किसी चीज को नापते हैं तो उसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? तो ये है एक्चुअली क्या? ये है संवेग में परिवर्तन की दर, है कि ना? ये है संवेग में परिवर्तन की दर। ये है संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक बात। यह है संवेग में परिवर्तन की दर। डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर।
अब आप महसूस कीजिए कि यहां से संवेग यहां से यहां गया है। संवेग में परिवर्तन किस वजह से हुआ होगा? दो चीजें मैंने आपको दिखाई, या तो मैंने धक्का लगाया या मैंने झटका लगाया। बोलो हाँ या ना? धक्का भी क्या है? बल। धक्का भी क्या है? और झटका भी क्या है? बल। मतलब संवेग में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब बल भी उतना ज्यादा रहा होगा। समझ में आया? तो ये है संवेग में परिवर्तन। और यहां से आपको समझ में आ रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बाह्य बल के। किसके? बाह्य बल के। क्योंकि जितना ज्यादा बाह्य बल होगा, संवेग में परिवर्तन उतना क्या होगा? ज्यादा। तो अब यहां से बनता है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है जी, न्यूटन का द्वितीय नियम बनता है। तो लिखिए न्यूटन का द्वितीय नियम, ये नोट कर लो, पहले चित्र बना लो। अब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहेगा वो नोट करो। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहेगा वो नोट करिए। लिखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, यहीं से देख लो। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, बाह्य बल कहां पे लगा? यही लगा है, यहीं पर लगा है वो झटका या धक्का। ये जो बाह्य बल होता है ये किस पे निर्भर कर रहा है? संवेग में परिवर्तन के साथ साथ समय पे। साथ साथ किस में? समय पे। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, जितनी ज्यादा संवेग में परिवर्तन की दर होगी, बल उतना क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया ना? बल उतना क्या होगा? ज्यादा। तो देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल या किसी वस्तु पर आरोपित किया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर आरोपित किया गया बाह्य बल संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? एफ, मैं ना भी लिखूं तो ये बाह्य बल है। कुछ लोग लिख देते हैं एफ ई एक्स टी। ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। अनुक्रमानुपाती किसमें? संवेग परिवर्तन की दर के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बेटा ये न्यूटन का नियम है। क्या है ये? न्यूटन का। इसके आगे कुछ नहीं, न्यूटन का नियम, बस ये न्यूटन का नियम है। ठीक है, ठीक है। अब भैया मैंने पढ़ाया पहला नियम, पहले नियम ने बल की गुणात्मक परिभाषा दी। पहले नियम ने किसकी परिभाषा दी? गुणात्मक की। बल ये होता है, धक्का ये होता है, जो आपके जड़त्व को भंग कर दे वो धक्का होता है, वो बल होता है। अब हम बता रहे हैं बल की परिमाणात्मक परिभाषा। बल की परिमाणात्मक परिभाषा यहां से तो आ गया भैया, एफ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब हम इसकी गणितीय विवेचना करेंगे। क्या करेंगे? गणितीय विवेचना। मतलब न्यूटन का नियम आएगा तो यहां तक लिखना है। अब आगे लिखते हैं गणितीय विवेचना। देखो भाई, गणितीय विवेचना मतलब गणित का सहारा लेके इसको आगे बढ़ाएंगे। गणितीय विवेचना तो न्यूटन के नियम से क्या बात कही गई थी? न्यूटन के नियम से सेकेंड लॉ, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो आया था डेल्टा पी ना एफ एक्सटर्नल या एफ समानुपाते डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना? समानुपात हटता है तो क्या आता है? नियतांक आता है। तो एफ बराबर के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ या ना? एफ बराबर के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हो गया। एफ बराबर के, आपको मैंने बताया डेल्टा पी यानी कि P2 माइनस कितना? P1। अच्छा, के की वैल्यू 1 होती है, पहले ये लिख लो।
यहां पर एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है 1, तो F बराबर आ गया कितना डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये भी बड़ा काम का रिलेशन है भैया, बहुत मस्त रिलेशन है, बहुत काम का है ये। मतलब गणितीय विवेचना के आधार पे आ गया बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ऊपर क्या कहा था बल, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था बल समानुपाते संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन ने क्या कहा था, बल समानुपाते संवेग परिवर्तन की दर। परंतु गणितीय विवेचना करने पर पता चला कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। बोलो आया समझ में? आओ देखते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। F बराबर डेल्टा P का मतलब कि P2 माइनस अपॉन कितना डेल्टा T। F बराबर P2 मतलब बेटा अभी पढ़ाया mv, और P1 बराबर कितना बेटा mu अपॉन कितना डेल्टा T। m कॉमन ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन कितना बेटा डेल्टा T। बोलिए हाँ या ना। v माइनस यू वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण। तो भैया फॉर्मूला बन गया F बराबर m गुणे a। ये है बल की परिमाणात्मक परिभाषा कि बल जो होता है इसके बराबर होता है परिमाण में, काय के द्रव्यमान के और त्वरण के गुणनफल के। ये बल का परिमाण है। क्या है, बल का परिमाण है। ये बल की परिमाणात्मक परिभाषा है। गुणात्मक परिभाषा बल की किसने दी, जड़त्व ने। कि धक्का क्या होता है उसने बताया जड़त्व ने, और धक्का कितना होता है ये बताया इसने। तो ये है बल की परिमाणात्मक परिभाषा। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया। बल की परिमाणात्मक परिभाषा क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलिए तो पहले इसको नोट कर लीजिए। और इसकी इकाई क्या होती है भैया, एसआई इकाई बल की होती है m फॉर किलोग्राम इकाई, m फॉर कितना, और a मतलब त्वरण यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परंतु आप जानते हैं कि न्यूटन साहब के सम्मान में इस इकाई को केवल एक ही नाम दे दिया गया, न्यूटन। बाकी लिखने को आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं इसके विमी सूत्र की, किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान यानी कि m, मीटर मतलब लंबाई यानी कि l, और समय 2 पावर में निगेटिव जाएगा मतलब t की पावर कितना -2। डब्बा जरूर लगाइएगा क्योंकि विमीय सूत्र लिख रहे हैं, छाप लीजिए इसको। ये हो गया न्यूटन के द्वितीय नियम की गुणात्मक परिमाणात्मक परिभाषा जो गणितीय विवेचना से डेवलप हुई, F बराबर ma। अब आइए न्यूटन के द्वितीय नियम से जुड़ी हुई कोई रोचक बातें करते हैं, कोई बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो न्यूटन का द्वितीय नियम आपने देखा कि F बराबर ma, F बराबर ma। द्रव्यमान अगर जिस वस्तु का नियत है, द्रव्यमान जिस वस्तु का नियत है, भाई द्रव्यमान कार चलेगी तो कार ही रहेगी, स्कूटर तो बन नहीं जाएगी, तो द्रव्यमान नियत है। तो F समानुपाते कितना a, F समानुपाते a। मतलब दो बातें, एक जितना जोर का त्वरण होगा बल उतना क्या होगा ज्यादा। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन, ये और ये किस में बल ज्यादा है, दूसरे वाले में। किस वाले में, दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरी कंडीशन का त्वरण बहुत ज्यादा है। तो जितना त्वरण उतना बल। दूसरा कहां लग रहा है त्वरण, बल की दिशा में। बल कहां लग रहा है, त्वरण की दिशा में। जहां त्वरण वहां बल, क्योंकि देखो सदिश कौन है, त्वरण, और यहां सदिश कौन है, बल। तो बल कहां लगेगा, त्वरण की दिशा में। बल की दिशा क्या होगी, त्वरण की दिशा। बल की दिशा क्या होगी, तो तुम्हारे लिए एक लाइन में लिख देता हूं सरल भाषा में, बल की दिशा बराबर त्वरण की दिशा बराबर, त्वरण मतलब कहां होता है, वेग परिवर्तन। त्वरण कहां होता है, वेग परिवर्तन, बराबर वेग परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा। अब एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, बच्चों ने गलती करी। एक ने पूछा, बोले बल की दिशा कहाँ होती है। ऑप्शन में एक ऑप्शन था बल की, वेग की दिशा। किसकी दिशा, वेग की दिशा। तो बच्चे ने सोचा बल कहाँ लगता, बोले वेग की दिशा। नो, लगा दिया ऑप्शन, आंसर गलत था, ये नहीं था। बल याद रखिएगा, बल वेग की दिशा में नहीं लगता है, बल वेग परिवर्तन की दिशा में लगता है। किस तरफ लगता है, वेग परिवर्तन।
कहाँ लग रहा है? अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है, वेग इस तरफ है और फिर उसका वेग पीछे की तरफ बढ़ गया है, इधर जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड से और इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ 4 से जा रही थी और यहाँ कितने से? 10 से। तो बल जो है इधर लगा है, ना कि इधर, क्योंकि वेग का परिवर्तन यहाँ आएगा, वेग का परिवर्तन इस तरफ आएगा। इधर का वेग ज़्यादा है ना, तो वेग का परिवर्तन इस तरफ आएगा। तो बल कहाँ लगेगा? वेग परिवर्तन की दिशा में। आइए एक अगला क्वेश्चन लिखिए, इससे जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन। अगर द्रव्यमान 0 हो, द्रव्यमान क्या हो भैया? अगर आपके पास द्रव्यमान 0 हो, m बराबर 0, तो एफ भी क्या लगेगा? 0। समझ में आया? मतलब भावनाओं में बल लगाने की कोशिश ना करें। अगर द्रव्यमान है तभी बल लगेगा, द्रव्यमान है तभी बल लगेगा, बिना आप द्रव्यमान के बल लगा नहीं सकते हैं। समझ में आया? यूं कर रहे हैं हवा में, इसे बल नहीं माना जाएगा, इसे बल नहीं माना जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान ही नहीं है। बोलो जी। दूसरा, अब सवाल होता है कि सर बल में आपने इकाई तो बताई 1 न्यूटन, अगला सवाल है 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। लिखिए सवाल, क्वेश्चन, 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन को परिभाषित कर, आपने देखा कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और इसको मैंने a त्वरण दे दिया। कितना त्वरण दे दिया? a त्वरण। कितना त्वरण दे दिया? m द्रव्यमान की वस्तु को मैंने a त्वरण दे दिया, तो इस पर लगने वाला बल F बराबर कितना आया? m। हाँ या ना? अब जानबूझ करके m बराबर ले लो 1 किलोग्राम, कितना ले लो? और त्वरण a बराबर ले लो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जरा बल निकालो, तो बल बराबर 1 गुणे कितना? 1, क्योंकि मास भी 1 है, द्रव्यमान भी 1 है, त्वरण भी कितना है? 1 है। तो आंसर 1 गुणे 1 बराबर कितने न्यूटन? 1 न्यूटन। तो सवाल उठता है कि 1 न्यूटन को परिभाषित करो। किसको परिभाषित करो? लिखिए उत्तर, प्रश्न लिखिए, 1 न्यूटन को परिभाषित करें। एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। लिखिए, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, ये तुम लेके जाया करो, भूल जाते हो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित कर दिया जाए, के त्वरण से त्वरित कर दिया जाए, तो उस पर लगने वाला बल बल 1 न्यूटन कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 न्यूटन। अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित कर दिया जाए, तो उस पर लगने वाला बल 1 न्यूटन कहलाएगा। आ गया जी समझ में? ये कहलाएगा 1 न्यूटन। चलिए अब लिखिए आवेग। अगला लिखो आवेग। अगला लिखिए आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग मैंने बताया, बल के प्रकार बताए।
एक बल जो बहुत लंबे समय तक लगता है, मैंने बताया कुर्सी घसीट करके, और एक बल खटाक झटका देके चला गया। बोलो हाँ, मतलब एक बल जो बहुत कम समय के लिए लगता है, बताया ना। ठीक, तो आवेग की परिभाषा लिखेंगे। आवेग क्या होता है, लिखिए क्वेश्चन में, आवेग को परिभाषित कीजिए। हाँ, आवेग याद आए तो याद करो चांटे को। चांटा मतलब अधिक परिमाण का बल। कितने परिमाण का? कब तक लगता है? बहुत छोटे समय के लिए। देखो क्या हालत होती है चांटे की, यह समय, यह बल, ये क्या है, और ये क्या है, समय। ये क्या है, समय। चांटा आया, t1 सेकंड पर गालों को स्पर्श किया, एकदम स्लो मोशन में, एकदम स्लो मोशन में। गाल को कितने पे स्पर्श किया? t1 समय पे स्पर्श किया, हाँ है ना। स्पर्श करने के बाद जब स्पर्श किया था बिल्कुल स्लो मोशन में, तो जिस समय स्पर्श किया होगा तो उंगलियां टच हुई होंगी। बल कितना रहा होगा? 0। बल कितना रहा होगा? फिर बल धीरे धीरे बढ़ा, हाँ या ना। फिर उसने यहाँ की दशा बिगाड़ी होगी एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच के। बोलो हाँ। फिर चांटा चपक गया कि छूट के अलग भी हुआ? छूट के अलग भी हुआ ना। चपका पहले, फिर छूट करके क्या हुआ? अलग, हाँ या ना। हाँ, तो मतलब पहले बल का परिमाण एकदम 0 था, फिर बढ़ा और बढ़ा, फिर एक अधिकतम पॉइंट तक जा करके बल कहाँ हो गया? इधर आ गया। बोलो हाँ या ना। पहले अधिकतम पॉइंट तक बढ़ा, मतलब चांटा अधिकतम जो बल लगा, मान लो आपको 3 न्यूटन का चांटा। कितने न्यूटन का? तो 0 न्यूटन से लेके 3 तक गया, फिर वापस आया। आ गया जी। t1 से लेके t2, t1 से लेके, बोलो हाँ। तो t1 से लेके t2 तक का समय क्या कहलाता है? डेल्टा t। क्या कहलाता है? पढ़ा चुका हूं, डेल्टा t बराबर t2 माइनस कितना। अब भैया यहां पर बल तो अलग अलग काम किया है। बोलो, अलग अलग बल काम किया है। शुरुआत में 0 था, फिर 0 से बढ़ के देखो यहां पे बल कितना हो गया? 0.1 हो गया कि नहीं हुआ? फिर कहीं पर 1 हो गया कि नहीं हुआ? फिर 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब यहां पर पूरा का पूरा बल बदला है। बदला है कि नहीं बदला है? तो हम निकाल लेते हैं कि यहाँ का औसत बल क्या होगा। औसत बल, तो प्रश्न में आपको औसत बल ही दिया जाएगा, क्योंकि ये बल निश्चित नहीं है। यहाँ पर बल पहले बढ़ा है, उसके बाद बल घटा है, तो एक औसत बल लगा होगा। उस औसत बल को हम बोलते हैं एफ एवरेज। क्या बोलते हैं? एफ एवरेज। हम ये मान के चलते हैं कि उस एफ एवरेज का प्रभाव पूरे समय तक रहा है। उस एफ एवरेज का प्रभाव पूरे समय तक रहा। इसको ऐसे समझो कि आप सोमवार को 10 रुपए की सब्जी खाते हो, मंगलवार को 20 रुपए की खाते हो, गुरुवार को आप 70 रुपए की खाते हो, फिर शुक्रवार को 30 रुपए की खाते हो, शनिवार को फिर 10 रुपए की खाते हो। तो मैं ऑन एन एवरेज निकालूंगा तो तुम्हारी सब्जी 30 रुपए की आ रही कि नहीं आ रही है? मैं बोलूँगा अलग अलग मत करो, एक एवरेज निकाल लेता हूँ। तो मैंने ये अलग अलग बलों का मैंने क्या निकाल लिया? एक एवरेज बल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? और एवरेज बल से मैंने बोला तुम कितने समय तक लगते हो, तो उसने बल ने बताया मैं डेल्टा t समय तक लगता हूँ। डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1। औसत बल अगर बहुत ही कम समय तक लगता है तो इस बल के प्रभाव को बोलते हैं आवेग, यानी इंपल्स। क्या बोलते हैं? आवेग। समझ में आ गया? तो भैया आवेग की परिभाषा, आवेग बराबर औसत बल, औसत बल गुणे समयांतर। समयांतर मतलब समय का अंतर। क्या है भैया? समय का अंतर। मैंने लिखा है समांतर, उसे कर लें समयांतर। ठीक है ना, नोट कर लो भाई। तो आवेग बराबर औसत गुण गुणे, हाँ परिभाषा लिखो भैया पहले। जब कोई अधिक परिमाण का नियत बल, जब कोई अधिक परिमाण का नियत बल किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बेहद अल्प समय के लिए लगता है, बेहद अल्प समय ब्रैकेट में समयांतर के लिए लगता है, तो इस बल
तथा, तो इस बल तथा समयांतर के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो इस बल तथा समयांतर के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेग। समझ में आ गया कि नहीं है? तो बल तथा समयांतर के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। लिख लो बेटा फॉर्मूला, आवेग बराबर औसत बल गुणे समयांतर। आवेग को हम किससे निरूपित करते हैं? आई से। आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। आई बराबर, आई मतलब आवेग बराबर बल गुणे समयांतर। समझ में आया? आवेग बराबर बल गुणे समयांतर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो चलो, आवेग बराबर बल गुणे समय, समयांतर। अब लिखिए आवेग संवेग प्रमेय। अब लिखिए आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय क्या है भैया? आवेग संवेग प्रमेय, हमने आवेग संवेग प्रमेय बताना है आपको। आवेग संवेग प्रमेय, आपने क्या देखा? आवेग बराबर बल गुणे समयांतर, देखा कि नहीं देखा? और आपके पास न्यूटन का द्वितीय नियम है, ये लिखा, मैंने डब्बा भी लगाया है, मैंने लगाया है। हम जानते हैं F बराबर डेल्टा P बटे कितना? डेल्टा। डेल्टा टी को ऊपर लाओ तो F के साथ डेल्टा टी का क्या हो जाएगा? गुणा। और ये बराबर क्या आएगा? डेल्टा P। ये क्या है भैया? आवेग। ये क्या है? और ये क्या है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में, बस यही कहलाती है आवेग संवेग प्रमेय कि आवेग बराबर होता है काहे के? संवेग में परिवर्तन के। छाप लो भैया, ये है आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई, क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी। अगला प्रश्न, क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी गेंद कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है। क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी, गेंद कैच करने को हिंदी में लपकना बोलते हैं। गेंद लपकने के लिए, प्रश्न में लपकना कैच करना आ सकता है, अपने हाथों को पीछे खींचता है। क्यों? देखो भाई, क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी गेंद कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है। क्यों खींचता है? इसको देखो, ये समीकरण आपके सामने लिखा है। गेंद आ रही है तेज वेग से। किससे आ रही है? और हाथ में आके चिपकेगी तो वेग कितना हो जाएगा? 0। मतलब संवेग में परिवर्तन तो है, और जहां संवेग में परिवर्तन है वहां बल है, जहां संवेग में परिवर्तन है वहां, मगर बीच में एक और चीज है, समयांतर। हाँ या ना? अब आपको पता है कि बल ऊपर है, समय नीचे है। अगर समय का मान बढ़ेगा, अगर हर बढ़ता है तो ये क्या होता है? घटेगा। हाँ या ना? मतलब समय जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बल क्या होगा? कम होगा। तो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे करके जब गेंद लपकता है तो हाथों को पीछे लेता है।
रिप्ले में देखते हैं तो बड़ा क्लियर दिखाई देता है, खिलाड़ी अपने हाथों को कहाँ खींचता है, पीछे। कोई आगे जाके नहीं दिखेगा कैच लेते हुए, सभी पीछे की दौड़ लेते हैं, कोई ऊपर से लेते हैं, कोई नीचे से लेते हैं। समझ में आया ना? कारण क्योंकि हाथ पीछे लाने पर समय अंतर बढ़ जाएगा और डेल्टा टी बढ़ जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया जी? बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखिए इस नियम को, पहले इसको लिखिए, इसको लिखिए, और फिर इसके बाद एक लाइन ऐसी बनाइए कि डेल्टा टी समय बढ़ेगा तो बल घटेगा। ठीक है, लिखिए स्पष्ट है, स्पष्ट है हाथ को पीछे खींचने पर, हाथ को पीछे खींचने पर क्रिया के दौरान लगने वाला समय डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी। देखो विकेट कीपर के लिए ये चीज लागू नहीं होती है, उसके पास इतना समय नहीं रहता है, इसलिए उसको ग्लव्स लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? हाँ, विकेट कीपर एक निश्चित समय तक हाथ पीछे कर सकता, मगर उसके पास गेंद बहुत जल्दी आती है, उसको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो बहुत पीछे हो पाए। ठीक है ना? कल मिश्रा जी बॉल फेंक रहे थे, बड़ी तेज बॉल फेंक रहे थे, तो हम लग रहे थे, तो हम संवेग परिवर्तन नहीं कर पाते थे क्योंकि पीछे जाने की जगह ही नहीं थी। समझ में आया ना? और वहाँ पर आप ज़्यादा पीछे जा भी नहीं सकते हो, बाउंड्री पहुँच जाओगे क्या इतना पकड़ने के लिए? हाँ, ये भी सही बात है, ये सही बात है, ये बच्चा सही कह रहा है कि जब हाथ पीछे करे मास्टर जी तो बच्चे हाथ पीछे कर लें। और कहाँ मानना चाहिए भाई? चलो ठीक है। तो भैया समय बढ़ने पर बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आना? क्रियाकारी समय बढ़ने से बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए अतः खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, अतः खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। अब भैया सेम कंसेप्ट यही लगता है आपके बर्तनों के जमीन पर गिरने में। घास की जमीन पे बर्तन गिरे, रेत पे गिरे, गांव की मिट्टी वाली फर्श पे गिरे तो बर्तन टूटता नहीं है, कांच का गिलास टूटता नहीं है, क्योंकि उसको गिरने में समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। रेत में गिरेगा, ऊपर भुरभुरी रेत होती है, नीचे समय पे बढ़ जाएगा, हाँ या ना? परंतु फर्श में गिराओगे समय बहुत कम होगा, और अगर समय कम होगा तो बल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कम तो ये ज़्यादा, उल्टा हो गया। पहले ज़्यादा था ये, तो ये कम था, अब ये हो गया कम तो ये हो गया, समय बल बढ़ जाएगा तो चटक जाएगा बर्तन। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए खिलाड़ी भी जब लंबी कूद दौड़ते हैं, है ना, तो उनको रेत बिछाई जाती है कूदने के लिए, जिससे कि उनकी हड्डियां ना टूटें। फर्श में दौड़वाएंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। आगे जी बात समझ में? चलिए इतना ही आज के लिए।